नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज एक ही खबर थी दिन भर और लोगों को काफी परेशान किए रखा उन्होंने। दिन भर समाचार चैनलों पर, टेलीविजन चैनलों पर था कि कोविड फिर से आ सकता है। लेकिन कोविड फैला कहां से? कोविड चाइना से फैला। कोविड की उत्पत्ति चाइना से हुई और चाइना अभी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। लेकिन चीन के चक्कर में बाकी देश भी सफर करेंगे। चाइना में हालात बुरे हैं। जो खबरें आ रही हैं वो निराश करने वाली खबरें हैं और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और डॉक्टर भी हैं वैसे। तो हम सोचते हैं कि कुछ उनसे हमें जानने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, खबरें अच्छी नहीं है कोविड को लेकर। और एक दौर था, एक बहुत ही बुरा दौर गुजरा। कई लोगों की जानें गई, लाखों लोगों की जानें गई और भारत भी उसमें से एक था जहां कई लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल। एक बार फिर से कोविड सिर उठा रहा है। आज दिन भर यही खबरें चल रही थी और जो इसका केंद्र है वो है चीन। जी। चीन में ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है कोविड से और ये सर्दियां बड़ी बड़ी भारी पड़ेंगी। अभी ये जो मौसम चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी, ये महीने काफी भारी पड़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको, किस ओर जा रही हैं चीजें? नहीं, डेफिनेटली चाइना में चीज़ें अच्छी दिशा में नहीं जा रही हैं। और ये जो समय है, चूंकि चाइना में सर्दियाँ भी हैं, चाइना हमसे ज़्यादा नॉर्दर्न कंट्री है, तो जैसी ठंड वहाँ पर एक्सपीरियंस होती है हमारे यहाँ नहीं होती है। प्लस अभी चाइनीज न्यू ईयर भी सामने खड़ा है, उसमें भी लोगों की आवागमन बढ़ता है कई बार, तो वो भी एक संकट है। और बेसिकली क्या है कि ये जो आज चीज़ें सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम भी भयभीत हैं, बड़ी स्पष्ट बात है, क्योंकि जो वहाँ के हालात देख रहे हैं उससे भाई ये लग रहा है कि कोई नया वेरिएंट इसका नहीं आ जाए कि जो बहुत घातक हो और भी तेज फैले। अभी देखिए कि जो आर नॉट है वो 16-17 के आसपास है वहां पर। हमारे यहाँ जो था वो 3-4 था। आर नॉट मतलब आर नॉट का मतलब ये हुआ, सिंपली समझाऊं मैं आपको, कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो हमारे 3-4 था, पीक के समय भी 5 होगा, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ उस चीज को। लेकिन वहां पर 16-17 चल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो एक बात तो ये स्थापित हो गई। अब ये प्रश्न उठता है त्रिवेणी साहब कि ये स्थिति क्यों बनी है चीन में, जब अभी लग रहा था कि दुनिया उभर रही थी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, कोविड-19 से, तो एकाएक चीन के अंदर ये हालात बिगड़ना शुरू हुए। इसका कारण है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सरकार, क्योंकि जिस प्रकार की जीरो कोविड पॉलिसी शी जिनपिंग ने चलाई थी और लोगों को बिल्कुल इस वायरस से ना एक्सपोज होने दिया, ना उनको, कोई किसी को होता भी था तो पूरे के पूरे क्षेत्र को, यदि एक मल्टाई में कोई होता है 25-30 माला बिल्डिंग में, तो पूरी बिल्डिंग को ही वो लॉक कर रहे थे, लोगों को घरों के अंदर कैद कर रहे थे। जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, एक तो उसको एकदम से हटाया उन्होंने, क्योंकि वहां पर पॉपुलर अपराइजिंग शुरू हो गई थी शी जिनपिंग के खिलाफ। और ये उनको संभवतः लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक जो सामाजिक आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो जाए। और क्योंकि लोग उसमें फिर फ्रीडम की बात करने लगे थे, वो वोट्स की बात करने लगे थे, वोट्स डेड टू इन चाइना, फ्रीडम डेड टू इन चाइना। तो फिर उसकी वजह से शी जिनपिंग को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा, अपनी ईगो को एक तरफ रखते हुए, और लोगों को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब लोग छूटे और ये जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे वो जब खत्म हुए, तो ये जो लोग थे ना, इनमें इम्यूनिटी नहीं थी। क्योंकि पहली बात तो ये कि इन लोगों को एक्सपोज ही नहीं होने दिया इतने 2-3 साल तक। और दूसरी चीज, उससे भी महत्वपूर्ण चीज जो है कि चाइनीज जो वैक्सीन है, वो साइनोवैक हो या दूसरे हो, वो काम ढंग से नहीं करते हैं, वो अच्छे वैक्सीन नहीं है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, बॉडी को इम्यूनिटी देने की क्षमता है, वो बहुत कम है। जो कंजर्वेटिव बिलीव्स को माने तो 35% तक वो कारगर है। अब 35% तक यदि साइनोवैक जैसे वैक्सीन कारगर है, तो फिर आप समझ लीजिए उनकी इफेक्टेसी क्या है और इफेक्टेसी नहीं है। तो जो
चाइना बेसिकली एक बूढ़ा देश है, क्योंकि बूढ़ी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उनका खुद की तरफ से जो डाटा बताता है, जो कि हर 5 में से एक 60 वर्ष से ऊपर का जो बुजुर्ग है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो मतलब पहली बात तो उनका वैक्सीनेशन की कमी हुई है, नंबर एक। नंबर दो, उनके वैक्सीन जो वैक्सीनेशन हुए भी हैं वो कारगर नहीं है, थैंक्स टू चाइनीज वैक्सीन नेशनलिज्म। जो उन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म शुरू किया शी जिनपिंग ने, कि हम तो बहुत महान देश हैं और हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे, और उन्होंने दूसरों के वैक्सीन नहीं लिए। अब उनके वैक्सीन काम भी नहीं कर रहे, पॉपुलेशन अलग बूढ़ी है, और उन्होंने जीरो कोविड लगा के रखा, तो वो पॉपुलेशन एक्सपोज भी नहीं हुई। तो इम्यूनिटी के बिना जब जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म किया, तो फिर एकदम से वो कोरोना का एक तरह से विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट की जो स्थिति दिख रही है उससे लग रहा है हमको कि मॉर्चुरीज भरी हुई हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। और मुझे तो एक बात नहीं, दो बातें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं कि चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, फिर भी वहां पर 100% वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया? नंबर एक चीज, क्योंकि वहां तो एक आदेश पास करने की बात थी, तो क्या चीनी सरकार को भी अपने वैक्सीन पे भरोसा नहीं था? पहला सवाल ये उठता है। दूसरी बात की, तो आपने जीरो कोविड कर रखा था, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप कर पाए? अभी भी चीन में माना जाता है कि 1 लाख लोगों के ऊपर 3 आईसीयू बेड्स हैं। तो ये तो बहुत खराब स्थिति है, वो भी तब जब आपने 2-2 साल, 2.5-2.5 साल तक के लोगों को लॉक करके रखा। तो आपकी इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके होने के बावजूद भी आप क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए? अब लोग भी वैक्सीनेटेड नहीं है, लोग बूढ़े भी बहुत हैं, वैक्सीन आपके पास ढंग का नहीं है, आईसीयू के बेड्स की आपके पास कमी है। तो जो स्थिति जो है ना, जिसको कहते हैं परफेक्ट डॉग्स ब्रेकफास्ट, मैं किसी को डॉग नहीं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि आम आदमी चाइनीज सफर हो रहा है वहां पर। मेरी लड़ाई चीन से जो है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से है, मेरी वैचारिक लड़ाई जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से है, आम चीनी से नहीं है। तो वो जो पिस रहा है उसको देख के भी दया आती है। तो ये स्थिति जो है वहां की सरकार ने बनाई है। सरकार किसकी? शी जिनपिंग की। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिस्टर शी जिनपिंग रिस्पॉन्सिबल है कि लोग आज इस स्थिति में खड़े हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक ये मेरे पास एक स्टेटमेंट था, मैं आपको शायद पढ़ के सुना सकता हूँ। ये कोई चीन के संक्रामक रोग विशेषज्ञ है, इरिक फेजिल डिंग। इरिक फेजिल डिंग, इनके मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग वायरस से संक्रमित हो रहे हैं उनको होने दो, और जो मर रहे हैं उनको मरने दो। तो इसी में मतलब ये लोग कितने गंभीर थे नहीं इसका अंदाजा लगाया नहीं जा नहीं सकता नहीं, है। उसका कारण दूसरा होगा। उसका कारण दूसरा होगा कि जितनी तेजी से संक्रमण विस्तार लेगा, जितने अधिक लोग संक्रमित होंगे, उतनी जल्दी पीक आएगी, और जब जी। पीक आती है उसके बाद ही फिर स्लोप आता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाओ। हर्ड इम्यूनिटी कब होगी? कि जब लोगों को कोविड होगा, उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी डेवलप होगी अपने आप ही बॉडी में, इम्यूनिटी। तो ये दूसरी तरीका है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ है, दोनों चीजें हुई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो पहली बार तो सरकार ने एक लॉकडाउन लगाया शुरुआत में, और उसमें हमने तैयारी कर ली कि चाहे पीपीई किट्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, हॉस्पिटल्स की हो, वो सब करी। उसके बाद हमने भी इसी प्रकार की सिचुएशन फेस की थी। लेकिन अगर हमारे डेथ नंबर्स देखें तो कई वेस्टर्न कंट्रीज से भी कम थे। तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि हम भारतीयों में अपने आप में एक कुवत है कि ऐसी बीमारियों से लड़ने की, नंबर एक। और नंबर दो, हमारी सरकारों ने भी जो किया था कि उस समय अपने आप की प्रिपरेशन युद्ध स्तर पे की थी, कि चाहे वार्ड्स की हो, चाहे दूसरी चीजों की हो, चाहे पीपीईज की हो। तो ये सब चाइना में क्यों नहीं हो पाया, मुझे ये समझ में नहीं आता। और हमारे पास फिर क्या हुआ कि हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी, मैं ये शब्द का उपयोग करूंगा अभी, कि हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी है। एक तो आई हमारे वैक्सीनेशन से, चाहे हमने कोविशील्ड लगाया या हमारा जो हमारा घरेलू प्रोडक्ट था वो लगाया गया भारत बायोटेक का। तो एक तो हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई, और दूसरी नेचुरल इम्यूनिटी तब आई जब एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग जब लोगों से मिले और एक्सपोज हो गए। उनको किसी को ज्यादा हुआ, किसी को हल्का फुल्का कोविड हुआ,
और उन्होंने इंजेक्शंस भी लगवाए, तो हमारे पास दोनों की मिक्स इम्यूनिटी आई, इसलिए हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी है। लेकिन चीन में ना हाइब्रिड इम्यूनिटी आ पाई, ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ पाई, ना नेचुरल इम्यूनिटी आ पाई, तो उसके जो परिणाम है वो सामने दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए चाइना में तो एक डिसिप्लिन है और कहते हैं कि वहां पर सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है, तो फिर ये ब्लेंडर कहाँ हो गया, ये ब्लेंडर कैसे हो गया। लेकिन खतरनाक बात यह डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट है, बल्कि जो महामारी के जो विशेषज्ञ हैं वो उनका ये कहना है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से ज्यादा जी, और इस धरती में मतलब इस पृथ्वी की 10% हो 10% जाएंगे। आबादी के संक्रमित होने की, तो बिल्कुल जो बिल्कुल बाकी बिल्कुल 10% जो आबादी है चीन को छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल। बाकी वो तो मरेंगे ही, और बाकी उनका भी तो सोचना पड़ेगा, 10% आबादी वो बेचारे क्यों सफर करें। नहीं, क्यों सफर जी। करें, ये बात नहीं है। अब बात ये है कि सफर करने के बाद क्या चीन का कोई गिरेबान पकड़ पाता है? कोई अकाउंटेबिलिटी तय तो होगी। नहीं, आप ये बताइए ना कि शुरुआत में जब कोविड फैला तब खूब बात चल रही थी कि चाइना वायरस, वुहान वायरस, वहां पर जाके वुहान में देखा जाए सब जो है वो अंडर द कारपेट डाल दिया गया। हम जैसे लोग कई बार बोलते रहते थे, तो नक्कार खाने में तूतियों की आवाज कौन सुनता है, तो हम तो तूती की आवाज थे। और अभी तक भी हम बोल रहे थे कि भूल गए क्या, सब लोग भूल गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो होता जी। क्या है ना त्रिवेणी जी, कि बहुत पावरफुल जो कंट्री होती है, पैसे वाली कंट्री होती है, वो बहुत सारी चीजों को ब्रश असाइड कर देती है। तो चीन ने सक्सेसफुली ब्रश असाइड किया था, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि चीन के खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई करेगा यदि वापस से उनकी वजह से दुनिया भर में संक्रमण फैलता है तो। और डेफिनेटली उनकी वजह से ही फैलेगा, क्योंकि गलती उनकी सरकार की है। जीरो कोविड पॉलिसी उनकी सरकार ने चलाई। फॉरेन की वैक्सीन अपने यहाँ जब उनकी वैक्सीन काम नहीं कर रही थी तो उन्होंने नहीं आने दी। उसके बावजूद भी अगर स्थितियां खराब होती हैं तो क्या बोल सकते हैं, ये तो वर्ल्ड कम्युनिटी को सोचना होगा। लेकिन जब तक डॉक्टर टेड्रोस जैसे लोग बैठे हैं यूएन में, मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा, ज्यादा बिल्कुल। बोलूंगा तो यूट्यूब हो सकता है आपके वीडियो को ब्लॉक कर देगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो है एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं इस स्थिति में लाने के लिए, चीन को इस हालात तक पहुंचाने के लिए जो हालात चाइना में बने हैं, उसके लिए तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग का जो ईगो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि ये बात तय है डॉक्टर साहब कि इतना ज्यादा डिसिप्लिन होने के बावजूद वहां पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चाइनीज वैक्सीन थी वो सबसे बेकार थी, उसने कोई असर नहीं किया। अगर शी जिनपिंग भारत से वैक्सीन मंगवा लेते तो कैसा रहता। भारत ने तो फ्री बांटी है दुनिया को, कई देखिए, देशों को फ्री दी है। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ कि चाहे वो वर्ल्ड बॉडीज, यूएन की बॉडीज या डब्ल्यूएचओ कुछ बोले ना बोले, कुछ हमको संकेत मिलते हैं कि चाइनीज वैक्सीन कैसी थी। देखिए, एमिरेट्स ने शुरुआत में साइनोवैक खूब मंगवाया था और अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट भी किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, उन्होंने मॉडर्ना और फाइजर मंगवाना शुरू किया। तो आप समझ रहे हैं उस चीज को, कि मतलब जी। उनके यहाँ उसका संक्रमण नहीं रुका होगा तभी उन्होंने दूसरे वैक्सीन मंगवाए। बोला किसी ने कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे वैक्सीन का उपयोग किया। तो चाइनीज वैक्सीन काम नहीं कर रहे थे। और देखिए, भारत तो सप्लाई कर सकता था। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, चाइना के पास अगर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो वो तो फाइजर से भी ले सकता था, वो मॉडर्ना से भी ले सकता था। लेकिन ऐसा करने से जो उनका वैक्सीन राष्ट्रवाद था उसको ठेस पहुंचती, और ये वैक्सीन राष्ट्रवाद ने उनको हालत खराब कर दी। आप पूछ रहे हैं कि ऐसा शी जिनपिंग ने क्यों किया, क्या उनकी मूर्खता थी? देखिए, ये ना मूर्खता थी ना कुछ था। होता क्या है त्रिवेणी जी, जब आप बहुत पावरफुल बनने की कोशिश करते हो तो जो आप एक कोटरी से घेरा जाते हो और जो मैसेंजर आता है उसको आप शूट करना शुरू करते हो, जो भी बुरी खबर लाता है सबसे पहली गोली उसको पड़ती है। तो फिर लोग आपको बुरी खबर देने से बचते हैं और अपनी चमड़ी बचाने के लिए आप जैसा कहते जाते हो वो करते जाते हैं। अब आप कोई हर चीज में तो निपुण हो नहीं सकते। आप हो सकता है पॉलिटिकली बड़े निपुण हो, लेकिन आप क्या साइंटिस्ट हैं? आप क्या दूसरी चीजों को आपने, आप देखिए ना कि शी जिनपिंग ने किस प्रकार से वहां के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट को बर्बाद कर दिया चाइना के। आपने एवरग्रांडे को देखा। तो ये सब स्थितियां कब बनती हैं, जब एक व्यक्ति पूरा के पूरा पावर इतना कंसोलिडेट कर जाए
कि उसको एक कोठरी घेर ले और वो कोठरी ही उसकी आंख, उसकी नाक, उसके कान, उसके हाथ पैर, उसका दिमाग बन जाए और फिर वो उस कोठरी उसको ले डूबती है। तो ये चीज शी जिनपिंग के साथ हो रही अच्छा डॉक्टर साहब, इधर आते हैं कि अब भारत में भी काफी दहशत है इस वक्त, जो मैं आज देख रहा था इसको लेकर, कोविड के फैलाव को लेकर। तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भारत के मामले में आप क्या सोचते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए? मतलब है। हम वैक्सीनेशन तो हमारे वहां लगभग हो ही गया है। हाँ, और अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि हम लोग एक दौर को भुगत चुके हैं, तो देखिए मुझे बड़ा लगता है नुकसान कि होगा। देखिए, और मैं चाहता हूं कि मेरी जुबान लगे कि मुझे लगता है कि वैसा कभी नहीं होगा जैसा हुआ था हमारे साथ। वो समय संभवतः अब नहीं आएगा और ईश्वर ना करे कि ऐसा समय फिर हमको देखना पड़े। लेकिन केयरफुल रहना चाहिए। देखिए वायरस है साहब, तो क्या म्यूटेशन कैसी आए, प्रोटीन का ही तो म्यूटेशंस होने हैं। तो लेकिन हमको देखिए, मैं बोलता हूँ कि पैनिक नहीं हो लेकिन केयरफुल रहने की आवश्यकता मास्क वगैरह पहनने के लिए और ये सब है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दें, मास्क शुरू कर दें, फिजूल की ट्रेवल कम हो जाए तो बेहतर है। जी। लेकिन इकोनॉमी भी चलना है, काम भी चलना है। और हाँ, एक बात जरूर है कि जिन लोगों का बूस्टर नहीं हुआ, बूस्टर जरूर लगवा ले। जी जी, ये सब करना चाहिए। हो, हाइपरटेंसिव हो, हार्ट डिजीज है, 60+ हो, सीनियर्स हो, तो आपको लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अमेरिका ने भी बड़ी चिंता जाहिर की है इस पर। अमेरिका में जो ट्रंप के कोई एडवाइजर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो उनके डॉक्टर भी हैं शायद, उन्होंने जिनके जिनके सलाह पर ही फौजी लॉकडाउन वगैरह लगाया जाता है। फौजी साहब, जी जी, उन्होंने भी बड़ी चिंता जाहिर की है इस पर। देखिए चिंता जाहिर की है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं इसमें? जो हालात जो हैं वो तो चीन निर्मित हालात हैं। और देखिए चिंता सबको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि दुनिया गोल है साहब, और गोल चीज जब घूमती है तो सबको जाके मिल जाती है। जो चीन में हो रहा है उससे हम भी प्रभावित होंगे, उससे यूनाइटेड स्टेट्स भी होगा, या तक ऑस्ट्रेलिया भी होगा। अगर दुनिया शायद चौकोर होती तो नहीं होता, लेकिन दुनिया गोल है और सब लोग मिलते जुलते रहते हैं, ट्रेड चलता है, सब कुछ हो रहा है। और आप कितना रोकेंगे? आप क्या सारी फ्लाइट बंद कर देंगे? और मत भूलिए एक चीज, इस संकट के अलावा भी एक संकट हमारे सामने खड़ा है, वो है अर्थव्यवस्था का। क्योंकि चीन जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बहुत अहम भूमिका लगा निभाता है। हम सोच सकते हैं कि अच्छा है अब चीन बंद हो रहा है तो हमारे पास निवेश आएगा, लेकिन वो निवेश आने में भी और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होने में 2-3 साल लगेंगे। हो रहा है डेवलपमेंट, लेकिन फिर जी भी उसको उस लेवल पर 2-3 साल 4 साल लगते हैं। तो अभी एकदम से जो वैश्विक इकोनॉमी को धक्का पहुंच सकता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इन्फ्लेशन दुनिया भर में बहुत बढ़ सकता है। चीजों की जो सप्लाई है उसको बहुत, जो बॉटल नेक्स हैं वो खराब हो सकती हैं। तो ये भी एक खतरा मंडरा रहा है कि अर्थव्यवस्था का क्या होगा। क्योंकि यदि चीन की 60% जनसंख्या जो है वो प्रभावित हो जाती है, बीमार होती है, तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, और फैक्ट्रीज बंद होंगी तो दुनिया भर की सप्लाई प्रभावित होगी। हमने चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमने अर्थात दुनिया के लोगों ने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। अब जब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बंद होगी तो सप्लाई का क्या होगा? और सप्लाई जब बंद होगी तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा और इन्फ्लेशन का क्या होगा? ये समस्याएं सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, नहीं होगा ऐसा जैसा कि आपने कहा है। हमें आशावादी होना चाहिए और हमको बस एहतियात रखना चाहिए, और हम भीड़ में ऐसे न जाएं। मतलब खुद भी सोचें कि लोग अपने बारे में सोचें। तो जरूर करें अब। बिल्कुल। और बाकी जो चीन में हो रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए जय मुद्दे हिंद, के साथ। अपना ख्याल जय रखिए। हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, सब लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।